तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस लाइव कक्षा में। तो शिवराज विजय का ये ग्रंथ आज हम लोग टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत जो बैच प्रारंभ हो रहा है उसी के अंतर्गत इसे आज पढ़ना है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण आज 6:30 बजे वाली कक्षाएं नहीं चल पाई थी और ये भी थोड़ी देर से प्रारंभ हुई है, इसके लिए खेद है हमें। यहाँ पे आज मौसम खराब है प्रयागराज में, इसलिए वाईफाई सुबह से ही नहीं चल रहा है। तो ब्रिजराज जुड़ गए हैं, हरिओम जी जुड़े हैं। चलिए स्वागत है। हम लोग आज शिवराज विजय का परिचय पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात कल वाली कक्षा में हम लोग, कल मौसम सही रहेगा उम्मीद है, तो कल वाली कक्षा में हम लोग गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, क्योंकि ये गद्य रचना है तो गद्य साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ लेंगे, पूरा डिटेल दे देंगे। तो वहाँ से जो भी प्रश्न उठा करेगा वो सब ऐसा डिटेल, ऐसा फुल नोट्स देंगे। यहाँ पे चर्चा कर करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो पूरा गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, उसके अंतर्गत कितनी रचनाएं आ रही हैं इत्यादि का अध्ययन कर लेंगे। आज शिवराज विजय का परिचय पढ़ लेते हैं। शिवराज विजय के संबंध में क्या है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के विषय में पॉइंट पॉइंट करके पढ़ेंगे। या और ये नोट्स आप लोगों के लिए बेहद ही यूजफुल होगा, इसको नोट करिएगा। चूंकि कक्षा विलंब से प्रारंभ हो रही है तो जितना हम लोग पढ़ सकते हैं पढ़ लेंगे। तो रचना है शिवराज विजय, शिवराज विजय रचना है। अब रचनाकार ऐसे पॉइंट पॉइंट करके देंगे। रचनाकार हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म भी अलग अलग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया जन्म। जन्म इनका संवत के रूप में भी दिया जाता है, तो संवत के रूप में भी हम लोगों को याद किए रहना है। तो चैत्र शुक्ला अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी संवत 1915 विक्रम। संवत और विक्रम दोनों ही दे रहे हैं, तो संवत 1915 विक्रम। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये 1900, ये विक्रम 1915 है, तो इसके उलट ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हो जाएगा 1858, अर्थात जब पहला गदर हुआ था भारत में आज़ादी का, 1858 ईस्वी। और इनकी मृत्यु हुई थी तो मार्गशीर्ष, इसको भी मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी, मार्गशीर्ष। गुड मॉर्निंग, विनीता कश्यप जी आई हैं, विरिजराज आए हैं, हरिओम जी हैं, और भी टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए तो और लोग भी जुड़ जाएंगे। ललिता जी कह रही थी, ललिता आई थी लेकिन कक्षा नहीं चल रही थी इसलिए वापस हो गई। तो मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी ये तिथि है, ये भी तिथि है, ये भी तिथि है, मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी। और दिख रहा है, पढ़ा लिखते हैं। तो मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी 1957, 1957 विक्रम है। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह 1900 ईस्वी है, 1900 ईस्वी। ये हो गया इनके जन्म और मृत्यु के संदर्भ में। और मृत्यु के समय इनकी आयु जो थी, मृत्यु के समय आयु 42 वर्ष की थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, 42 वर्ष इनकी आयु थी मृत्यु के समय। अच्छा ठीक है, अब बताइएगा। इनके पिता थे
पंडित दुर्गादत्त। पंडित दुर्गादत्त व्यास थे और ये इनका कार्य व्यवसाय या पेशा कहेंगे तो ये पौरोहित्य। अब ठीक है, अब ठीक है विनीता, बताएं। तीसरे पॉइंट पे है इनके पूर्वजों का मूल निवास। पूर्वजों का मूल निवास जयपुर में था। जयपुर, जयपुर राजस्थान में है। हाँ ठीक है, जयपुर राजस्थान में है। वर्तमान में इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर या पिंक सिटी इसको कहते हैं, गुलाबी शहर इसकी उपाधि है। इसको गुलाबी शहर कहा जाता है। और इनकी शिक्षा, ये चौथा पॉइंट है, शिक्षा इनकी काशी में हुई थी। ऐसे पॉइंट पॉइंट करके नोट करें, इस पे प्रश्न बना करते हैं। शिक्षा काशी में हुई थी। फिर इनका विवाह, तो विवाह इनका 13 वर्ष की आयु में हुआ था। वैसे ये पुस्तक जो शिवराज विजय वाली है, इसमें इनकी पत्नी का नाम नहीं मिल रहा है। हाँ, गुलाबी नगर, पिंक सिटी, इंग्लिश में उसको पिंक सिटी कहते हैं, हिंदी में गुलाबी शहर कहते हैं। गुलाबी शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जितनी जितनी बिल्डिंगें, जो प्राचीन काल की बिल्डिंगें हैं या फिर किला इत्यादि हैं, जैसे पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में, प्राचीन काल में जिन राजाओं ने वहाँ पे निर्माण करवाया था, सब गुलाबी पत्थरों से करवाया था। तो गुलाबी पत्थरों से निर्माण होने के कारण जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, सब में गुलाबी पत्थर लगा है। तो और बहुत ज़्यादा, बहुत प्रभुत मात्रा में इमारतों का निर्माण हुआ है, इसलिए उसको उसी आधार पर ये गुलाबी शहर कहा जाता है। तो ये उपाधि मिलने का कारण यही है कि गुलाबी पत्थरों का प्रयोग करके इमारतों का निर्माण करवाया था राजाओं ने। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम इस रचना में नहीं दिया गया है। अब छठे पॉइंट के अंतर्गत है इनमें, और इनका कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र के संबंध में भी प्रश्न आता है। कार्यक्षेत्र, तो कार्यक्षेत्र था गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना। और मृत्यु के समय भी ये इसी कॉलेज में प्राध्यापक थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो यहीं पे प्राध्यापक थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मृत्यु के समय व्यास जी कहाँ पे कार्यरत थे? तो इसी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में ये कार्यरत थे प्राध्यापक के रूप में। और विशेष योग्यता इनकी किसमें थी? इसको नोट करें, आप लोग नोट करके रखें। विशेष योग्यता इनकी व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत। व्याकरण, साहित्य, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन इत्यादि में थी। ये सभी दर्शन है, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, साहित्य, काव्य, ये व्याकरण शास्त्र। और प्रवीणता, प्रवीणता या फिर इन्हें दक्षता प्राप्त थी, तो दक्षता प्राप्त थी काव्य कला में। काव्य कला में दक्षता प्राप्त थी इन्हें। ये हो गया 8वां पॉइंट। अब इनकी क्षमताएं, इनमें और क्या क्षमता थी, ये हो गया 8 पॉइंट। क्षमताएं, ये 9वें पॉइंट के अंतर्गत नोट कर लेते हैं। क्षमताएं, जो विशेष क्षमताएं इन्हें प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति से मिली थी, वो थी, इनको भी ऐसे ही नोट करें। एक घटी में 100 श्लोक, 100 श्लोक रचने की, और दूसरी थी 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनके उत्तर देने की।
100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनके उत्तर देने की ये इनकी क्षमताएं थी जो प्रकृति प्रदत्त थीं, अर्जित नहीं की गई थीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त थीं। और ये एक घटी घटी शब्द आया है, तो घटी पल और विपल, प्राचीन काल में जो काल गणना हुआ करती थी वो घटी पल और विपल, इसको नोट करें, ये भी काम का है। वो पिंक वाला मार्कर, घटी पल और विपल, प्राचीन काल में काल गणना ऐसे ही हुआ करती थी, घटी पल और विपल में। तो घटी घटी का अभिप्राय, जो घटी है वही हम, जो प्राचीन काल का घटी है वही वर्तमान काल का घंटा है, घंटा उसको कहते हैं। घंटा मिनट सेकंड सीधे ही क्रम से आए हैं। घटी घटी पल विपल, इसको ऐसे नोट करें, पल और विपल, तो घंटा मिनट सेकंड, घंटा मिनट सेकंड, यहाँ पे घटी शब्द आया है ना, तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उदयाचलम संस्थान पे आप जाइए तो जहाँ पे अबाउट अबाउट चैनल के विषय में जो देखने के लिए डिटेल आता है, अबाउट करके, अबाउट के नीचे जाइए, या फिर आपने कमेंट किया है पोस्ट में ना, ठीक है, हम वहाँ पे आपको लिंक भेज देते हैं। अबाउट करके जब उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो नीचे लिंक दिया गया है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मुझे लगा कि आप ज्वाइन किए हैं। वहाँ पे प्रश्न नियमित रूप से डाले जा रहे हैं, हायर के भी, पीजीटी के भी, टीजीटी के भी। विनीता, आपने ज्वाइन किया है? ठीक है, हम आपको लिंक भेज देंगे। आपने कमेंट किया है किसी वीडियो पे, आज कमेंट करिएगा तो उसी कमेंट को देख के हम उस पर आपको लिंक दे देंगे। विनीता, आपने आपने ज्वाइन किया है? विनीता, आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, अब जो आप लोग कमेंट किया करेंगे, कमेंट मान लीजिए किसी वीडियो पर करते हैं तो उसी समय हम आपको लिंक दे दिया करेंगे। ठीक है, हम भेज देंगे आपको, ग्रुप का भी लिंक दे देंगे और चैनल का भी दे देंगे। वैसे ग्रुप में आ जाएंगे तो आपको लिंक बाकी चैनलों का भी मिल जाएगा। तो ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे तीनों ही प्रश्न, तो तीनों ही परीक्षाओं के प्रश्न एक साथ डाले जाते हैं, जैसे टीजीटी के भी डाले जाते हैं, पीजीटी के भी डाले जाते हैं और हायर के भी डाले जाते हैं, नियमित रूप से डाले जा रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन व्यस्तता ज़्यादा रहती तभी नहीं डाल पाते हैं, अन्यथा रोज डाले जा रहे हैं प्रश्न वहाँ पे। तो ये हो गया घटी पल विपल, घंटा मिनट सेकंड। एक घटी का मतलब एक घंटे में व्यास जी 100 श्लोकों की रचना करने की क्षमता रखते थे, और ये 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर उनके उत्तर देने की क्षमता, ये भी विशेष है, प्रकृति प्रदत्त है, सब में ये क्षमता नहीं होती है। तो ये 9वां पॉइंट हो गया। आज इतना ही पढ़ लेते हैं इसके विषय में, बाकी और डिटेल बहुत अच्छा फुल नोट्स आपको देंगे कि परीक्षा की दृष्टि से इससे इतर कहीं नहीं आएगा। चलिए, ये 9वां पॉइंट है। अब इनकी उपाधियां, उपाधियों पर भी प्रश्न पूछा जाता है। ये 10वें नंबर का पॉइंट है। उपाधियां हैं शतावधान, 3 उपाधियां थी इनकी। ऐसे करके नोट करें, शतावधान, शतावधान कैसे मिली थी? तो एक घटी में 100 श्लोक रचने की क्षमता के कारण शतावधान उपाधि मिली थी। शतावधान, घटिका शतक, घटिका शतक, आधुनिक बाण, ये भी उपाधि मिली थी, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचना शैली महाकवि बाणभट्ट से मिलती जुलती है। इसीलिए जैसे महाकवि बाणभट्ट की जो रचना शैली है वे पांचाली रीत के कवि हैं, वैसे ही पूर्णिमा मिश्रा, हाँ मिश्रा जी, स्वागत है आपका। लता पांडे आ गई हैं, गुड मॉर्निंग, आ जाइए सब कोई। तो शतावधान, घटिका शतक और आधुनिक बाण, ये इनकी उपाधियां हैं, 3 उपाधियां हैं। आधुनिक बाण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे महाकवि बाणभट्ट पांचाली रीति के कवि हैं, वैसे ही
अंबिका दत्त व्यास भी पांचाली रीत के कवि हैं, ये भी पॉइंट है। पांचाली रीत के कवि हैं ये, मुख्यतः व्यास जी पांचाली रीत के कवि हैं। अभी रचना के विषय में पढ़ेंगे तो लिख देंगे। इनकी कुल रचनाएं, ये 11वां पॉइंट है, कुल रचनाएं। तो कुल रचनाएं छोटी बड़ी मिला के 78 हैं। और संक्षिप्त जीवनी कहाँ पे मिलती है, ये भी प्रश्न आया है, टीजीटी में पूछा जा रहा है, पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। संक्षिप्त जीवनी कहाँ पे मिलती है, तो बिहारी विहार नाम की इनकी एक रचना है, बिहारी विहार, हिंदी में लिखी गई है ये भी नोट करें, हिंदी में है। बिहारी विहार नाम की रचना है, हिंदी में है, और इसको व्यास जी ने 22 वर्ष के आयु में लिखा था। ऐसे ब्रैकेट में लिखें, 22 वर्ष की आयु में। बाईस वर्ष की आयु में लिखा था। नाटक, इनका जो प्रसिद्ध नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है सामवत, सामवत नाटक है, और यह संस्कृत में लिखा गया है। सामवत नाटक है, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसके अलावा जो अन्य रचनाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, अन्य रचनाएं हैं संस्कृत में लिखी गई हैं, तो गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, और अबोध निवारणम, अबोध निवारणम, जो फेमस है और संस्कृत में लिखी गई हैं, ऐसी रचनाएं हैं ये 13वां पॉइंट हो गया। और अब इनकी प्रतिष्ठा का आधार, इनकी प्रतिष्ठा का आधार कौन सा ग्रंथ बना, तो प्रतिष्ठा का आधार शिवराज विजय, प्रतिष्ठा का आधार था शिवराज विजय। अब इसके विषय में डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, शिवराज विजय, और शिवराज विजय के विषय में पढ़ लेते हैं। तो इसमें कुल 3 विराम है, कुल मिला के 12 निश्वास है। प्रथम विराम, द्वितीय विराम, और तृतीय विराम, 3 विराम है। फिर प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। ऐसे ही यहाँ पे 4 निश्वास हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये विधा कैसी है शिवराज, ये जो ग्रंथ है ये इसकी विधा कैसी, तो ये विधा उपन्यास है, उपन्यास है। उपन्यास भी कैसा, ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक उपन्यास है, इस पे प्रश्न बार बार पूछा गया है। और इसका विभाजन, ग्रंथ का विभाजन, विभाजन यहाँ पे निश्वासों में हम लोगों ने देख लिया, इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है निश्वासों में। फिर जो पॉइंट है कथा शिल्प,
कथा शिल्प कैसा है शिवराज विजय का? तो ये शिवराज विजय के विषय में पर्टिकुलर सूचना, इसलिए इसको भी ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखें। ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट हो गया। तो इसमें इसका कथा शिल्प के लिए देखें, इसमें 2 स्वतंत्र कथाएं हैं। दो स्वतंत्र कथाएं हैं और एक के नायक शिवाजी हैं और दूसरे के नायक हैं राम सिंह। राम सिंह उनका नाम है, राम सिंह। इस पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, राम सिंह। और ये जो दो स्वतंत्र कथाएं हैं, एक दूसरे के समानांतर ही हैं। 2 स्वतंत्र कथाएं हैं, एक के नायक शिवाजी महाराज हैं और दूसरे के नायक राम सिंह हैं। दोनों ही जो कथाएं हैं समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। परस्पर समानांतर हैं कथाएं। कुसुम मिश्रा जी जुड़ गई हैं, सुप्रभातम। आप सभी को सुप्रभातम, जो जुड़े हैं। आज कक्षा देर से चली तकनीकी कारणों से, किंतु कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू रहें हम लोग। तो सबका स्वागत है आप सभी का जो जुड़े हैं। आज परिचय पढ़ लेते हैं, इसके पश्चात जो विशेष है इस ग्रंथ के विषय में, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और प्रायः ऐसे स्थलों से खोद खोद के प्रश्न पूछा करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग कल वाली फाइल में पढ़ लेंगे विस्तार से। तो कथा शिल्प, इसमें 2 स्वतंत्र कथाएं हैं, समानांतर हैं और एक के नायक शिवाजी महाराज है। इस पे भी प्रश्न आ चुका है। एक के नायक शिवाजी महाराज है और दूसरे के नायक राम सिंह हैं। फिर इसकी शैली कैसी है, शिवराज विजय की शैली कैसी है? तो इसकी शैली कादंबरी से है, कादंबरी कथा मुखम से, या फिर कादंबरी जो रचना है, कथा है, उससे प्रभावित है। कादंबरी कथा से प्रभावित है। शिवराज विजय की जो शैली है वो कादंबरी कथा से प्रभावित है। और रूप विधान, इसका रूप विधान कैसा है? हाँ, शिवराज विजय मूलतः ये पंडित अंबिका दत्त व्यास के विषय में कहा जाता है कि ये मूलतः पांचाली रीति के कवि हैं। पांचाली रीति के कवि हैं, क्योंकि हम लोगों के जो पाठ्यक्रम में है प्रथम निश्वास, उसमें उसमें जो लेखन शैली है वो बहुत ही सरल है। उसमें बड़े बड़े समास नहीं आए हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि उसमें पांचाली रीति आई है। कहीं कहीं जो जो पैरा बहुत बड़ा बड़ा समासिक आ गया, उसी पैरा में पांचाली है, बाकी सर्वत्र वैदर्भी रीति ही है। तो इसलिए लेखक के विषय में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो लेखक के विषय में ही पूछा जाएगा कि महाकवि अंबिका, या फिर महाकवि नहीं कहेंगे, कहेंगे अंबिका दत्त व्यास जी, या फिर ये आधुनिक बाण की इनकी उपाधि है, तो कहेंगे व्यास जी मूलतः किस रीति के कवि हैं। तो मूलतः किस रीति के कवि हैं? पांचाली कवि हैं, ये कहा जाएगा। क्योंकि इनका देखिए कादम्बरी कथा से शिवराज विजय प्रभावित है, तो स्पष्ट है कि जो और भी निश्वास हैं इसके, उनमें ये शैली देखने को मिलेगी। जैसे कादम्बरी कथा की शैली है पांचाली रीति, वैसी ही वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन प्रथम निश्वास में जो कथानक है, कथा शिल्प है, वो बेहद ही सरल ढंग से लिखा गया है। कहीं कहीं हाँ, किसी किसी जो उसका पैरा है, किसी किसी पैरा में पांचाली रीति आई है। बाकी प्रायः देखा गया, हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, चर्चा करेंगे उस पर भी। छोटे छोटे समास आए हैं पहले निश्वास में, जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में है। इसका रूप विधान, तो रूप विधान पाश्चात्य शैली, जो पश्चिमी उपन्यास जो लिखे जाते थे उनकी प्रणाली पर। आकृति मिश्रा आई है।
स्वागत है मिश्रा जी। नमस्ते। हाँ, सुकवि अंबिका दत्त। ये सुकवि किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन्हें कहा था ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन्हें कहा था, सुकवि रेशह ये कहा था। ये सब जो और भी ये पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग प्रश्नोत्तर पे चर्चा कर लेंगे। पाश्चात्य प्रणाली के उपन्यासों के समान है किसका रूप विधान? शिवराज विजय का रूप विधान। अब ये प्रभावित किससे है? शिवराज विजय प्रभावित किससे है? प्रभावित है बंगाली उपन्यासों से। बंगाली उपन्यासों से। तो बंगाली उपन्यासों से किसी ने आनंद मठ पढ़ा है? आनंद मठ, कपाल कुंडला, रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा, गाइड, बेहद ही फेमस रचनाएं हैं और बड़ी ही अच्छी हैं। आनंद मठ अवश्य पढ़िए कभी मौका मिले तो उन उपन्यासों को पढ़ेंगे तो देखेंगे, अपने आप समझ में आएगा। उनकी जो शैली है बेहद ही सरल है और प्रायः प्रासंगिक चीजों पर बात करते हैं। और इसका प्रधान रस, ये भी प्रधान रस, शिवराज विजय का प्रधान रस क्या है? तो इसका प्रधान रस वीर है, अन्य रस अंगी हैं। क्यों प्रधान रस वीर है? क्योंकि अफजल खां शिवाजी को मारने आया था, बीजापुर का सामंत था वो। हम लोग पढ़ेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। बीजापुर का सामंत था और शिवाजी को धोखे से सैन्य शिविर में बुलाया था उसने मिलने के लिए। हाँ, वीर रस है। वीर रस मुख्य है, प्रधान है, अन्य रस इसके अंगी हैं। तो अंगी रस, ये वीर रस प्रधानता का कारण यही है कि युद्ध और विजय इत्यादि का इसमें प्रभुत मात्रा से उल्लेख आया है। अभी और चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया रचना के विषय में। रचना के विषय में अब पंडित अंबिका दत्त व्यास की रुचियां, व्यास जी की रुचियां। तो इन्हें किन किन चीजों में विशेष रुचि थी? साहित्य सृजन, इसको भी ऐसे पॉइंट करके लिखें, साहित्य सृजन। और फिर चित्रकारी, अश्वारोहण इत्यादि। चित्रकारी, चित्रकारी में भी अच्छे थे। अश्वारोहण, ऐसे पॉइंट करके लिखें, सही रहेगा। चित्रकार, साहित्य सृजन, चित्रकारी, अश्वारोहण, फिर संगीत, शतरंज, संगीत, शतरंज, संगीत, शतरंज। और भी है, सितार, हारमोनियम, जल तरंग। जल तरंग एक बाजा होता है। और मृदंग, मृदंग। इतनी चीजों का इन्हें शौक था। साहित्य सृजन अच्छा कर लेते थे, चित्रकारी अच्छा, चित्रकारी में अच्छी गति थी इनकी। अश्वारोहण का इन्हें शौक था। संगीत, संगीत के अंतर्गत एक ही संगीत कह दिए तो यहाँ पे गायन, वादन और नर्तन तीनों ही आ जाता है। संगीत जो है, संगीत यह शब्द गायन, वादन, नर्तन तीनों की समष्टि को ही संगीत कहा जाता है। तो संगीत देने का अभिप्राय है कि गायन, वादन, नर्तन में गति थी इनकी अच्छी। अब यहाँ पे वादन में विशेष जो वाद्य इनके प्रिय थे वे थे शतरंज, सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग। और इसके पश्चात भाषा ज्ञान, इन्हें भाषा ज्ञान था, व्यास जी का भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान तो इनको हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत,
4 भाषाओं का इनको ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, बंगाली या बंगला कहेंगे, बंगला, बंगला भाषा और संस्कृत, इतनी भाषाओं का इनको ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। अब आइए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास है तो महाराज शिवाजी के विषय में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको ऐसे पॉइंट करके लिख लें। इस कथा के नायक दो हैं, राम सिंह, शिवराज विजय इस कथा के नायक हैं। राम सिंह, दो समानांतर कथाएं हैं, राम सिंह और शिवाजी। शिवाजी महाराज मुख्य हैं, राम सिंह समानांतर जो कथा चली उसके नायक हैं। तो शिवराज महाजी, शिवराज के विषय में, शिवराज भी इनको कहा जाता था, महाराज शिवाजी भी कहा जाता था। इनकी माँ जो थी जीजा बहन को शिवराज ही शिवा बुलाती थी, प्यार से शिवा बुलाया करती थी। तो महाराज शिवाजी, महाराज शिवाजी, इनका जन्म नोट कर ले, ये सब काम की चीजें हैं। जन्म और मृत्यु, मृत्यु, माता पिता इत्यादि के विषय में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो 19 फरवरी 1623, फिर 13 अप्रैल 1680, ये इनकी जन्म और मृत्यु की तारीख है। और इनका राज्याभिषेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674। और इस समय राज्याभिषेक के समय इन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक यह उपाधि धारण की थी। हैंदव, इसको नोट करें, धर्मोद्धारक, हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। 6 जून 1674 के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। और काशी इत्यादि के जो बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक शहर हैं, सबसे पंडित गए थे। जो प्रधान पुरोहित थे, जैसे काशी विश्वनाथ के जो प्रधान पुरोहित थे वो गए थे उस समय, जो उस समय तत्काल में थे मंदिर के, वो गए थे। और उज्जैन से भी पंडित आए थे। तो कुल मिला के जो कांची इत्यादि सब से बड़े बड़े पंडित गए थे, जो अच्छे शास्त्रज्ञ थे, सब इनके राज्याभिषेक के अवसर पर गए थे। राज्याभिषेक इनका लगभग मध्याह्न में हुआ था, किंतु सायंकाल तक आते, राज्याभिषेक संपन्न हो गया था, सायंकाल तक आते आते फिर इनकी माता जी का उसी दिन देहांत हो गया था। इनके राज्याभिषेक की खबर उन्होंने सुनी थी, यदि वो शैया पे थी, इनका राज्याभिषेक जब तक संपन्न हुआ तब तक वो जीवित थी। इसके पश्चात जब संपन्न हो गया राज्याभिषेक, तब इनकी माता जी जो जीजाबाई थी उनका देहांत हो गया था। इसीलिए महाराज ने पंडितों के की सलाह पर राज्याभिषेक इनका फिर, जब उनका जो सूतक समाप्त हो गया था उनकी मृत्यु का, तब फिर इनका राज्याभिषेक फिर से हुआ था। तो इनके माता पिता, इनके पिता थे, माता थी जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। अंकित जी जुड़े हैं, नमस्कार अंकित जी। आकृति, मुझे लगा कोई और है। तो ये हो गया महाराज शिवाजी के विषय में, इसको ऐसे नोट करें। क्योंकि शिवाजी शिवराज विजय के नायक हैं, इसलिए नायक के विषय में हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब इनकी जन्म तिथि क्या थी, इनकी मृत्यु वाली तिथि क्या थी, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। राज्याभिषेक के समय पर इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। और इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है कि इन्होंने कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम, ये प्रतिज्ञा की थी। तो वैसे ही प्रतिज्ञा
अपने राज्य के संबंध, अपने देश के लिए की थी, अपने धर्म के उद्धार या फिर अपनी संस्कृति के उद्धार के लिए इन्होंने वह प्रतिज्ञा की थी। इसलिए ये चर्चा करनी आवश्यक थी कि राज्याभिषेक के समय भी इन्होंने ऐसी उपाधि धारण की थी कि ये हिंदू धर्म, इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। अब इनके विषय में, और इनकी जो मुख्य शत्रुता थी, तो शत्रुता मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य का बादशाह, मुख्य शत्रु मुगल साम्राज्य का बादशाह उस समय कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब औरंगजेब 1665 में इसने पुरंदर की संधि करवाई थी शिवाजी, महाराज शिवाजी से। औरंगजेब और शिवाजी के बीच प्लस शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी ये संधि। और इनका जो दूसरा मुख्य शत्रु था वो था, हाँ आकृति, इनका जो दूसरा शत्रु था वो था बीजापुर शासक। यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर आप लोगों को दिख रहा तो यही लिख देते हैं। दूसरा शत्रु, ये हो गया पहला। दूसरा शत्रु था बीजापुर साम्राज्य। साम्राज्य नहीं कहेंगे, बीजापुर रियासत कहेंगे उसको, बीजापुर रियासत। बीजापुर रियासत का जो शाह था वो इनका शत्रु था। किंतु देखिए, एक विडंबना ये थी कि इसी रियासत में इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, इसके यहाँ सामंत थे। तो बार बार वो दबाव डालता था शाहजी भोसले पर कि कंट्रोल करो, अपने बेटे को कंट्रोल करो, मेरे राज्यों को वो छोटा कर रहा है। क्योंकि ये दक्षिण भारत का ये काफी शक्तिशाली राज्य था बीजापुर। तो इसी पर बार बार वो छापामार युद्ध के तहत, उस रणनीति के तहत आक्रमण करते, इसके किलों को जीतते और वापस हो जाते। जो यदि कहीं ये युद्ध इत्यादि के लिए सेना सहित प्रयाण करता ये राज्य, तो जाके उसके खेमों को लूट लिया करते थे। अपने सेना के साथ, कुछ घुड़सवारों के साथ ऐसे अचानक से आक्रमण करते, लूट मार करके फिर वापस छिप जाते जाके पहाड़ों में। तो काफी तंग किया था इन राज्यों को, और इनसे काफी, इनके क्षेत्रों को, इनके किलों को इनसे काफी चीजें उन्होंने छीन के अपने राज्य का विस्तार किया था। इस हिंदू राज्य का विस्तार किया था। मराठा जिसको कहते हैं, मराठा राज्य। तो मराठा राज्य का निर्माण ऐसे ही हुआ था। बीजापुर रियासत भी इसकी स्थापना कैसे हुई थी? बीजापुर रियासत के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हो गया महाराज शिवाजी के विषय में, इसको ऐसे नोट करें परीक्षा के दृष्टि से। ये फ्लो चार्ट आप लोगों के बेहद ही काम का है। इनका मुख्य शत्रु था मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब की डेट ऑफ बर्थ भी लिख लीजिए, 1618 से 1707। ये 1707 में मरा था। 1618 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। 1623 शिवाजी महाराज की डेट ऑफ बर्थ है। तो ये मुख्य फ्लो चार्ट हुआ। और बीजापुर रियासत की स्थापना कैसे हुई थी, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इसको मेट देते हैं। देखिए बीजापुर रियासत कैसे बने थे। तो बीजापुर रियासत पहले बहमनी साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में। बहमनी साम्राज्य, ये बहमनी नामक साम्राज्य था, और इसकी बहमन शाह नामक एक मुस्लिम ने इसकी स्थापना की थी, इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह साम्राज्य, इसकी भी डेट लिख देते हैं, 1347 से 1815 तक चला था ये। और फिर जब ये विघटित हुआ था, तो इसके खंडहर पर
ये राज्य बने थे। इनके नाम क्रमशः, क्रम से, जैसे जो राज्य बना था जिस क्रम से, उसी क्रम से लिख रहे हैं। बरार, बीजापुर, बरार बीजापुर, फिर अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसको बीदर कहेंगे, बीदर। इनको तरफ पहले बहमनी साम्राज्य के ये प्रांत हुआ करते थे, जो देश है, तो ये भारत का एक प्रांत है। जैसे भारत को प्रांतों में बांटा गया है, फिर प्रांत जिलों में बांटे जाते हैं, फिर जिलों को तहसीलों में बांटा जाता, तहसीलों या परगना में बांटा जाता है, जिसको परगना अर्थात 2-3 तहसीलों को मिला के एक परगना बना करता है। तो परगना, फिर तहसील, फिर ग्राम सभा आती है। तो ये शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा हुआ करती है। तो वैसे ही बहमनी साम्राज्य पूरा 5 भागों में, इनको तरफ कहा जाता था। प्राचीन काल में, मध्यकाल में इनको तरफ कहा जाता था। प्रांत न कह के इनको तरफ कहा जाता। बरार तरफ, बीजापुर तरफ, अहमदनगर तरफ, गोलकुंडा तरफ, बीदर तरफ। तो जब ये साम्राज्य विघटित हुआ था, इसी के इस साम्राज्य के खंडहर पर ही ये 5 राज्य स्थापित हुए थे। देखिए, इन्हीं इन्हीं राज्यों, इसी खंडहर पर उत्पन्न हुआ ये बीजापुर राज्य था, जो महाराज शिवाजी का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। और इनका जो स्थापना क्रम है वो है 1484, 1489, फिर 1490, 1518, 1526। ये इनकी स्थापना का क्रम है। ये 1400 में इस राज्य से स्वतंत्र हो गया था, 1484 में। ये 1489 में इस राज्य से स्वतंत्र हुआ था, इस रियासत से। और ये 1490 में स्वतंत्र हुआ था। ये 1518 में, ये 1526 में। ये इनकी स्थापना का क्रम है। इसको नोट कर लें, ये काम का फ्लो चार्ट है आप लोगों की। थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास है ना, तो ऐतिहासिक उपन्यास, इसके बैकग्राउंड को हम लोगों को समझना चाहिए कि इतिहास में इसका क्या बैकग्राउंड है। यहाँ का इसी रियासत में महाराज शिवाजी के जो पिताजी थे, शाहजी भोसले, सामंत थे, सामंत के तहत कार्य करते थे। और जब महाराज शिवाजी पैदा हुए थे, ये पूना में पैदा हुए थे। तो पूना में जब ये पैदा हो जब शिवराज जी या फिर महाराज शिवाजी जब पैदा हुए, तो उसके कुछ ही दिनों पश्चात इनको यहाँ पे सामंत का कार्य मिल गया। इन लोगों ने ऑफर किया उनको। ऑफर इसलिए किया कि ताकि शाहजी को यदि हम लोग सामंती दे देंगे, ये सामंत हमारे हो जाएंगे, तो जितने भी मराठे हैं वो हमसे विरोध करना छोड़ देंगे, वो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना देखना छोड़ देंगे। तो इनको बुला के इन लोगों ने अपने यहाँ सामंत नियुक्त कर दिया, और एक जिम्मेदारी के तहत जिम्मेदारी दे दी कि आप इस प्रांत के सामंत हैं, आप देख रेख करिए वहाँ पे। तो जब ये शाहजी भोसले इस रियासत में गए थे, सामंत बन गए, तो शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, कदाचित 1 वर्ष के थे। तो उसके पश्चात से फिर शाहजी भोसले वापस लौट के पूना नहीं आए थे। तो जब ये चले गए थे, और एक इनके वफादार थे, वफादार इनके सेवक ही थे, दादाजी कोंडदेव, उन्हीं के देख रेख में महाराज शिवाजी की जिम्मेदारी उन्होंने दे दी थी। तो उनकी माता जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव, इन दोनों ने फिर समर्थ गुरु रामदास के सानिध्य में भी महाराज शिवाजी आ गए थे। तो इन तीनों ने ही इनके व्यक्तित्व, महाराज शिवाजी के व्यक्तित्व की रचना की। बाकी इनकी माँ ने, महाराज शिवाजी की जो माँ थी बाई, इन्होंने जब से इनके पिताजी यहाँ छोड़ के बीजापुर के सामंतदारी स्वीकार करके चले गए थे, तब से उन्होंने परित्यक्ता का जीवन व्यतीत किया था। क्योंकि जब शाहजी भोसले यहाँ की ये सामंतदारी स्वीकार करके, या सामंत यह स्वीकार करके, ये ऑफर स्वीकार करके चले गए थे, फिर वहाँ भी उन्होंने विवाह कर लिया था। तुकोबाई नाम था उनका। तुकोबाई से विवाह कर लिया था, इसलिए फिर वापस नहीं आए थे पूना में वो वापस नहीं आए थे। तो शिवाजी का पूरा, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी देख रेख, उनके व्यक्तित्व का निर्माण, उनके चरित्र का गठन सब उनकी माँ ने किया। इसीलिए जीजाबाई बहुत महान मानी जाती हैं। उन्होंने अपने सारे जीवन को अपने बेटे के लालन पालन में ही लगा दिया। या तो वो पूजा में लीन रहा करती थी, या तो फिर अपने बेटे के चरित्र गठन में रहा करती थी। और
थोड़ी सी भी असावधानी करने पर, थोड़ी सी भी आलस्य दिखाने पर, थोड़ा सा भी कुमार्ग यदि पता चल जाता था कि शिवाजी ऐसा किए हैं, तो डंडे से मारा करती थी उनको बचपन में। तो दादाजी कोंडदेव, समर्थ गुरु रामदास और माता जीजाबाई तीनों ने ही मिलकर महाराज शिवाजी के व्यक्तित्व का गठन किया था, उनको इस लायक बनाया कि वो स्वतंत्र मराठा राज्य का सपना देख सकें। तो ये संक्षेप में हम लोगों ने शिवराज विजय इस उपन्यास के विषय में पढ़ा, महाराज शिवाजी के जीवनी के विषय में पढ़ा। अब इसके विषय में कल हम लोग गद्य साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। गद्य पूरा जो गद्य साहित्य की सीरीज है, कैसे गद्य का उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके विकास क्रम में कितनी कितनी रचनाएं प्रख्यात हैं और उनमें शिवराज विजय का क्या स्थान है इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फुल नोट्स देंगे आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइव क्लास में जुड़े रहे कक्षा में। आज कक्षा थोड़ी विलंब से चल पाई, इसलिए क्षमता आप सब, क्योंकि कक्षा समय से चलनी चाहिए। कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी इसलिए ऐसा हुआ। आगे से कोशिश करेंगे कि समस्या न आए, किंतु समस्या आए भी तो रोके भी तो कैसे, ये एक्सचेंज वालों की तरफ से है, सरकारी समस्या है, हमने तो अपनी तरफ से सब कर दिया है।